मार्च 21, 2017 मेल ऑनलाइन नाम के एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। यूएफओ हंटर्स क्लेम करते हैं कि एक एलियन सैटेलाइट जो कि 12,000 सालों से इंसानों पर स्पाई कर रही थी, उसे इल्यूमिनाटी के एलीट सोल्जर्स ने मार गिराया। पर एक मिनट, 12,000 सालों से हम पे एक एलियन सैटेलाइट नजर रख रही थी और 2017 से पहले तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। खबर तो हुई विज्ञान के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को, जिन्होंने 1899 में ही एक स्पेस से आते कंट्रोल रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया था, जबकि ह्यूमंस ने अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा था इन द ईयर 1957। तो क्या टेस्ला को इसी एलियन स्पाई सैटेलाइट ब्लैक नाइट से रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे जिसे इल्यूमिनाटी ने रिसेंटली डिस्ट्रॉय किया? पर साइफाई राइटर डंकन लूनन ने तो 1970 में उस एलियन सिग्नल को डिकोड कर लिया, जिनके हिसाब से वो सैटेलाइट एप्सिलॉन बूटस स्टार सिस्टम के 6th प्लैनेट से भेजा गया था, बिना किसी हार्मफुल इंटेंशन के। लेकिन अगर वो सैटेलाइट एक हार्मलेस इंटेंशन से पृथ्वी के चक्कर काट रहा था, तो आखिर उसे डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत पड़ गई? इन्हीं सारे सवालों के साथ मैं गौरव लेकर आया हूं आपके लिए आज का ये वंडरफुल वीडियो। सो बिना समय गवाए लेट्स गेट राइट इनटू आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार सिक्योर टीम 10 नाम के एक यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो पोस्ट किया ऑफ अ बर्निंग व्हाइट लाइट स्लोली मूविंग अक्रॉस द स्काई, और फिर उसके बारे में ये क्लेम किया कि द सीक्रेट ग्रुप इल्यूमिनाटी के वॉरप्लेन ने एक 12,000 साल पुराने एलियन स्पाई सैटेलाइट ब्लैक नाइट को मार गिराया है। यानी वो सैटेलाइट जिसका दावा 1899 में खुद निकोला टेस्ला ने भी किया था। पर क्या निकोला टेस्ला सच में ऑल्टरनेट करंट के साथ साथ ऑल्टरनेट लाइफ फॉर्म्स यानी कि एलियंस भी खोज चुके थे? इट वाज द ईयर 1899 जब निकोला टेस्ला अपनी कोलोराडो के पाइक्स पीक माउंटेन्स के बीच मौजूद लेबोरेटरी में वायरलेस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से जुड़े कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, और तभी उनके डिटेक्टर्स ने कुछ कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, वो भी कई दूर आउटर स्पेस से। नाउ यहाँ पर उन्होंने इन इंपल्सेस को कंट्रोल इसलिए कहा क्योंकि ये सिग्नल्स किसी रैंडम पैटर्न में नहीं बल्कि किसी इंसान की हार्ट बीट की तरह रेगुलर इंटरवल्स पर डिटेक्ट हो रहे थे। यानी हो ना हो ये किसी तरह का अननेचुरल सिग्नल है, ऐसा निकोला को लग रहा था, क्योंकि इसका जिक्र 1901 में उन्होंने कॉलियर्स वीकली में छपे अपने टॉकिंग विद द प्लैनेट्स नाम के एक आर्टिकल में भी किया था, स्पेक्यूलेटिंग दैट शायद वो सिग्नल मार्स से आ रहा था। अब हालांकि इस आर्टिकल में निकोला ने कभी भी एकदम स्ट्रांगली असर्ट नहीं किया कि जो वो सोच रहे हैं वही सच है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के लिए तो बस इतना ही काफी था ये दावा करने के लिए कि टेस्ला वाज एक्चुअली इंटरसेप्टिंग अ मैसेज फ्रॉम द सो कॉल्ड ब्लैक नाइट सैटेलाइट। जबकि आज ये एक अननोन साइंस है कि ऐसे रिदमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो सिग्नल्स तो पल्सर से भी आते हैं, जब तेजी से घूमते वक्त उनके रेडिएशन जेट्स किसी लाइट हाउस के बीकन लाइट्स की तरह सीधा पृथ्वी की तरफ पॉइंट करके घूमते हैं। बट जब पल्सार्स ने इन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट को पॉइंट आउट करके उन्हें झुठला भी दिया था, लेकिन फिर भी इस ब्लैक नाइट थियरी का अंधेरा साया लोगों के दिमाग पर छाया हुआ था। और इसके पीछे वाइस के अनुसार एक नॉर्वेगियन इंजीनियर जॉर्गन हैल्स जिम्मेदार थे, जिसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा मैं अभी। द वाइस कॉल। अकॉर्डिंग टू अ वाइस आर्टिकल, साल 1928 में एक नॉर्वेगियन फिजिसिस्ट जॉर्गन हैल्स ने नॉर्वेगियन फिजिसिस्ट कार्ल स्ट्रोमर को एक खत लिखा था asking for his help regarding an alien signal। पर आखिर क्या लिखा था इस खत में? स्ट्रोमर के अनुसार उस लेटर में ये लिखा था कि जब हाल्स 1927 के समर में डच शॉर्टवेव ट्रांसमीटर स्टेशन से आते कुछ टेलीग्राफ सिग्नल्स को सुन रहे थे, तब उन मेन प्रिंसिपल सिग्नल्स के साथ साथ उन्हें 2 एकोज भी सुनाई दे रहे थे। नंबर 1 एक नॉर्मल एको जो यूजुअली सिग्नल पृथ्वी का चक्कर लगाकर आने के बाद आता ही था, और दूसरा एक और एको जिसका सुनाई देना अपने आप में ही एक काफी एबनॉर्मल बात थी, क्योंकि एक रेडियो सिग्नल को पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर आने में बस 1/7 ऑफ अ सेकेंड जितना लगता है, जबकि जो दूसरा एको था वो करीब 3 सेकेंड बाद सुनाई दे रहा था, which means एक नॉर्मल एको से 25 गुना से ज्यादा का डीले। ऊपर से उस लेटर में हाल्स ने यह भी लिखा था कि ये सेकेंड एको प्रिंसिपल सिग्नल से करीब 10 से 20 गुना कमजोर था, which according to स्ट्रोमर दूसरी एबनॉर्मल बात थी, बिकॉज अगर एक रेडियो सिग्नल पृथ्वी से 3 से 4 चक्कर भी मारे तब भी उसकी स्ट्रेंथ इतनी ड्रास्टिकली कम नहीं होती। अब भले ही हाल्स और स्ट्रोमर ने ऐसा कोई दावा नहीं किया हो कि देयर इज सम काइंड ऑफ एलियन स्पेसशिप या सैटेलाइट जो हमारे पृथ्वी के पास मंडरा रही है, कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट को बस इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से ही एक बेस मिल गया,
जिसके ऊपर वो अपनी ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कॉन्स्पिरेसी थियरी को बुन सके। बट क्या इस चिंगारी को हवा देने में सिर्फ नॉर्वे के ये दो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ही जिम्मेदार थे? वेल, नहीं। ये नॉर्वेगियन रिसर्चर्स तो सिर्फ अपनी जेन्युइन रिसर्च कर रहे थे। इस चिंगारी को भड़काने के लिए तो मेजरली जिम्मेदार थे द यूनाइटेड स्टेट्स के रीयूनाइटेड लाइस। According to some articles, 11th February 1960 के दिन यूएस नेवी द्वारा स्पाई सैटेलाइट्स ट्रैक करने वाली रेडार स्क्रीन्स पर एक डार्क अननोन ऑब्जेक्ट ट्रेस हुआ जो स्पेस में लुढ़कता हुआ नजर आ रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद सोवियट्स की कोई स्पाई सैटेलाइट है, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वो ऑब्जेक्ट ना सोवियट्स ने लॉन्च किया था और ना ही यूएस ने, which were the only space powers back then। पर जब इन दोनों ने ही इस ऑब्जेक्ट को स्पेस में नहीं भेजा था, तो फिर ये ऑब्जेक्ट स्पेस में आखिर पहुंचा कैसे? वेल, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन ही किसी जड़ी बूटी से कम नहीं थी, क्योंकि इस बार तो यूएस की नेवी तक बोल रही थी कि देयर इज एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस। और अब भी अगर लोग बोले कि ब्लैक नाइट बस एक अफवाह है, तो फिर क्या ही करें? बट वही हुआ जिसका कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट को डर था। थैंक्स टू यूएस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, जिसे सब ब्लैक नाइट समझ रहे थे, वो तो असल में यूएस ने जो रशिया पर स्पाई करने के लिए डिस्कवरर 5 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका टूटा हुआ एक टुकड़ा था, जिसे सिक्योरिटी रीजंस के लिए यूएस ने 1960 में आइडेंटिफाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि ये आग फिर भी नहीं बुझी, क्योंकि अब जो कि अमेरिका और रशिया इन कॉन्स्पिरेसीज की आग को हवा देने के लिए काफी नहीं थे, तो इसमें थोड़ी और चिंगारी लगाने के लिए फ्रांस ने भी मारी अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री। दरअसल हुआ कुछ यूं कि साल 1961 में फ्रेंच स्पेस कमेटी में काम कर रहे साइंटिस्ट जैकिस वैली और उनकी टीम ने दुनिया को चौंका देने वाली एक खोज की। उन्हें अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता हुआ एक अनजान सैटेलाइट मिला। अब इसमें चौंका देने वाली बात यह थी कि उस समय किसी भी देश की स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो अपने सैटेलाइट को रेट्रोग्रेड में लॉन्च कर सके, यानी अर्थ के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए लॉन्च कर पाए। और ये अनजान सैटेलाइट रेट्रोग्रेड में घूम रहा था। तो फिर आखिर किस देश ने इसे लॉन्च किया था? और अगर किसी देश ने नहीं किया, तो क्या ये कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि एस्टेरॉइड था? इन सवालों का जवाब जैकिस और उनकी टीम ढूंढ पाए उससे पहले ही उनके किसी बेनाम सुपीरियर ने उनके सारे रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स और टेप्स को हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दिया, ताकि दुनिया कभी भी इस अनजान सैटेलाइट के टेप्स को देख ही नहीं पाए। मगर ऐसा क्यों किया गया? वेल, इसकी वजह तो अब तक सामने नहीं आई, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि वो टेप्स दरअसल ब्लैक नाइट सैटेलाइट के अस्तित्व का प्रमाण थे और सरकार उसे दुनिया के सामने आने ही नहीं देना चाहती थी। लेकिन एक इंसान था जो किसी भी तरह से सरकार से जुड़ा नहीं था, और इसीलिए उसने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च से ब्लैक नाइट के सिग्नल्स को डिकोड कर लिया और लोगों के सामने रखा। एप्सिलॉन बूटिस की एलियन सभ्यता का रहस्य। अब फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसी फिल्म में बातें कर रहा हूं, मगर अब हमारी कहानी भी एक फिल्मी सा मोड़ लेने वाली है, जिसकी शुरुआत 1970 में ब्लैक नाइट से मिले हुए इस मैसेज से हुई। और मैसेज ये था, हमारे घर एप्सिलॉन बूटिस है, जो कि एक डबल स्टार है। हम हमारे सोलर सिस्टम के 6th प्लैनेट पे रहते हैं। हमारे प्लैनेट के पास चांद है, हमारे चौथे प्लैनेट के पास 3 और तीसरे और पहले के पास एक चांद है। हमारा प्रोब तुम्हारे चांद के ऑर्बिट में है। अब समझो, अगर यह मैसेज सच है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाला अनजान सैटेलाइट असल में किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ एक स्पेसशिप है? मगर जानते हैं कि आखिर ये मैसेज हम तक पहुंचा कैसे? वेल, ये मैसेज को साइफाई राइटर डंकन लूनन ने उन्हीं रेडियो सिग्नल इको से डिकोड किया था जो कार्ल स्ट्रोमर और जोर्गन हाल्स को 1920s में मिले थे। पर जिन एकोस को कोई डिकोड नहीं कर पाया था, उसे डंकन ने लगभग 50 साल बाद डिकोड कैसे किया? तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो स्ट्रोमर और हाल्स के सारे रिपोर्ट्स निकाले और उन वेरिएशंस में से कोड ढूंढने के लिए उन्होंने उनके ग्राफ्स बनाए, जिसके बाद सरप्राइजिंगली उन्हें डॉट्स का एक कलेक्शन मिला जो समवॉट बूटिस नाम के एक कॉन्स्टेलेशन के स्टार मैप की तरह दिख रहा था। मगर इस मैप में प्रॉब्लम बस इतनी थी कि बूटिस में मौजूद एक डबल स्टार एप्सिलॉन बूटिस
थोड़ा आउट ऑफ प्लेस था। लेकिन उसके लिए भी डंकन के पास एक एक्सप्लेनेशन था कि शायद इसके जरिए एलियंस ये कहना चाहते थे कि वो एप्सिलॉन बूटस पे रहते हैं। अब चलो यहाँ तक भी कहानी थोड़ी बहुत हजम होती है, मगर इसके बाद डंकन ने कहा कि ये सिग्नल्स 12,000 साल पुराने एक एलियन स्पाई सैटेलाइट से आ रहे थे। तो क्या डंकन अब तक बस ऊंची ऊंची फेंक रहा था? वैसे तो उस समय डंकन को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या कम थी, मगर उस संख्या में बढ़ोतरी तब आई जब नासा ने 1998 में इस अज्ञात सैटेलाइट का फोटो अपने गेटवे टू एस्ट्रोनॉट फोटोग्राफी ऑफ अर्थ वेबसाइट पे डाला था। मगर फोटो के डिस्क्रिप्शन में नासा ने इसे स्पेस डिब्री कहा था। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जिसे स्पेस शटल्स या सैटेलाइट्स काम ना होने पर बाहर स्पेस में फेंक देती है, पर ये ऑब्जेक्ट कचरे से ज्यादा किसी एलियन सैटेलाइट की तरह ज्यादा दिख रहा था। तो क्या इसका मतलब यह है कि नासा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना चाहती थी? सच जानने के लिए पहले इस फोटो की थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं। ये और इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के 4 और फोटो नासा ने 1998 में अपने STS-88 मिशन के दौरान खींची थी, और उनका कहना यह था कि असल में STS-88 मिशन के स्पेसशिप पे लगने वाला एक इंसुलेशन ब्लैंकेट है जो एस्ट्रोनॉट से छूट के स्पेस के अंधेरों में गुम हो गया था, जिसके बाय द वे 2 वीडियोस भी अवेलेबल है। लेकिन अगर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा तो जरा अपनी नजर इस फोटो पर डालिए। इसमें एक्टोप्लाज्म 8 नामक एक व्यक्ति ने फोटो के अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट और इंसुलेशन ब्लैंकेट के सिमिलैरिटीज को मार्क किया है। अब मुझे पता है ये ब्लैंकेट वाली कहानी एप्सिलॉन बूटस से आए हुए 12,000 साल पुराने एलियन सैटेलाइट जितनी इंटरेस्टिंग नहीं है, मगर ये सबूत देखकर क्या आपको ये नहीं लगता कि सच्चाई शायद यही है और ब्लैक नाइट महज एक कहानी है जिसे अनरिलेटेड स्टोरीज, अनयूजुअल साइंस ऑब्जर्वेशंस की रिपोर्ट्स, राइटर्स का फिक्शन और फोटोज का ओवर इंटरप्रिटेशन, इन जैसे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके यम्मी, टेस्टी, इंटरेस्टिंग बनाया गया है। इस मिक्स खिचड़ी को कुछ लोगों ने इंटरनेट पे लाके बार बार कोई नया इंग्रेडिएंट डाल के इसमें मसाले का तड़का लगाया और जनरल पब्लिक को गुमराह भी किया। पर एक प्रॉब्लम है, हमें आज ऑलमोस्ट सभी स्टोरीज के पीछे का रियल रीजन पता चला है, लेकिन हाल्स और स्ट्रॉम के रिसर्च में आखिर तक उन्हें उन लॉन्ग डिलेड रेडियो एकोस के पीछे का रीजन नहीं पता चल पाया। सो ऑन दैट नोट, अगर उस वक्त हाल्स की आवाज हाल्स को इस तरह सुनाई दे रही थी एज इफ वो कहीं आउटर स्पेस से टकरा कर आ रही हो, तो देयर इज अ चांस कि आउटर स्पेस में सच में कोई एलियन सैटेलाइट हो सकता है जो हमारी ही आवाज हमें रीसेंड करके हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। आपका इस पर क्या विचार है? लिखिए अपना जवाब इन द कमेंट सेक्शन, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। कैट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपका ज्ञान हमेशा बढ़ाते रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।